नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी हरियाणा की सियासत की, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में चुनावी हलचल शिखर पर है। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में उठापटक और बयानबाजी का दौर लगातार तेज हो रहा है। हरियाणा बीजेपी ने पंचायत और साथ ही आदमपुर उपचुनाव को लेकर दिन भर मंथन किया है। दिन भर मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। आदमपुर में जीत का दावा सभी दल कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारने की इच्छा दोहरा दी है। लगातार वो कहते नजर आए कि आदमपुर की जनता ये चाहती है कि भव्य चुनाव लड़े और बाकी पार्टी को तय करना है, सीएम मनोहर लाल को तय करना है। और साथ ही इसे लेकर देखिए चुनावी मौसम लगातार जारी है। पंचायतों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों का क्या स्टैंड है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आदमपुर के अखाड़े में राजनीतिक योद्धा खुद को कहां पाते हैं उसे लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा इन दिनों इलेक्शन मोड में है। आदमपुर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने वाला है। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की कसरत शुरू हो चुकी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भजनलाल परिवार इतिहास कायम रखने की जुगत में लगा हुआ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य को मैदान में उतारने के प्रयास में है। आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और आदमपुर हल्के की जो मंशा है मैंने आज समिति के बीच में रख दी है। अब फैसला समिति ने करना है। वहीं फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी उपचुनाव को लेकर जीत का दम भरा, तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। देश के मतदाताओं का भरोसा मोदी जी में लगातार बढ़ रहा है। अनेक चुनावों ने ये सिद्ध कर दिया है और हरियाणा के मतदाताओं का भरोसा भी लगातार मनोहर जी की सरकार में बढ़ रहा है। ये दूसरी बार जीत कर भी कर दिया, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए तब भी कर दिया, पंचायतों के चुनाव है उसमें भी मालूम चल जाएगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदमपुर का चुनाव जीतेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लुटिया डूबेगी बीजेपी की। अब लुटिया देश में किसकी डूब रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उधर उपचुनाव में इनेलो भी ताल ठोक चुकी है। इनेलो नेता अभय चौटाला कांग्रेस के जीत के दावे को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करते नजर आए। 3 तारीख को 3 नवंबर को जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए सबकी ड्यूटियां 14 तारीख से लगा दी और उससे पहले हमने अपने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। वो पांचों पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी हैं, हमारे राम सिंह राणा जी हैं, भूपेंद्र सिंह दरियापुर है, इसी तरह से उनके साथ दरियापुर हैं और उनके साथ ओम प्रकाश वोरा एक्स एमएलए हैं, राजेश गोदारा है। इन सब की ड्यूटी लगाई है कि आप गांव-गांव में जाओगे, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ बैठक करोगे, उनसे 2-3 नाम इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, उन सब के नाम आप लेकर के आओगे। हम 10 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद 11 या 12 तारीख में किसी दिन अपने उम्मीदवार की घोषणा करना कि हम किसको चुनाव लड़ाएंगे। आदमपुर के उपचुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई है। हरियाणा बीजेपी ने चुनावी मौसम को लेकर मैराथन मंथन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बैठक के बाद जहां बताया गया कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर सीएम के साथ मिलकर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा, तो वहीं जिला परिषद के चुनाव को लेकर पार्टी ने फैसला जिला इकाइयों पर छोड़ दिया है। आदमपुर की चर्चा हुई है, चुनाव समिति में सभी आदरणीय सदस्यों ने अपना अपना विषय रखा है और विषय रखने के बाद निर्णय जो है, अंतिम निर्णय यहाँ से जो रिकमेंडेशन भेजनी है वो मुझ पर और मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को छोड़ दिया है। तो हम उस प्रकार से मशवरा करते हुए वो जब आपको नाम भेजेंगे तो उसकी जानकारी दे देंगे। जाहिर है इन दिनों हरियाणा में चुनावी मौसम है। आदमपुर उपचुनाव पर प्रदेश भर की निगाहें हैं।
तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी सियासी दलों में उधेड़-बुन जारी है। क्योंकि गठबंधन सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है, तो वहीं विरोधी दलों के लिए भी ये चुनावी मौसम क्या रंग लेकर आता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उपचुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। नेता विपक्ष हुड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। बैठक है और कल तो हम जो है किसकी किस गांव में ड्यूटी है, कौन ऑब्जर्वर हैं, ये फैसला पार्टी करेगी और विचार करेगी। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कमेटी की आज जो है बात निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस 5 सदस्यीय कमेटी बनाने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं मंथन होता है। नहीं, कोई 5 सदस्यीय कमेटी नहीं बनी है, वो तो हाईकमांड का काम होता है, वो इलेक्शन का काम है। तो लेकिन अभी बात करेंगे, टिकट की जब चर्चा करेंगे, जब बात होगा। पंचायत चुनाव को लेकर सर ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिनों में अभी बिगुल जो है बचता हुआ नजर आ सकता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है होता हुआ नजर आ सकता है, किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, पंचायत के चुनाव 2 साल पहले होने चाहिए थे। 2 साल तक चुनाव ना करा के सारे गांव का जो विकास ठप कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना व्यापारी की है, ना कर्मचारी की है। तो ये सरकार तो जो है बिल्कुल फेल्ड सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। तो ये आपके सामने है। अब मजबूरी में कोर्ट के आदेश से पंचायत चुनाव कराने पड़ेंगे, तो चाहते नहीं कोई भी चुनाव। तो चुनाव का मौसम आया और राजनीति का रंग छाया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बात करेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर भी बात करने वाले हैं। कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है राजनीतिक, चर्चा हम करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, और साथ ही केवल ढींगरा जी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं। जेजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रणवीर शर्मा जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे सवाल, चूंकि आज दिन भर मैराथन मंथन होता रहा, क्या कुछ चर्चा आज की गई और किस फैसले तक पहुंची पार्टी? तो हमारे जो नए प्रदेश के प्रभारी बनाए हैं विपल देव जी, उनका आगमन था, तो उनसे संगठनात्मक कार्यकर्ताओं का परिचयात्मक बैठक थी। दूसरा एक विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दुबई के दौरे से आए थे, तो उसकी जानकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देना था, वो विषय था। और तीसरा विषय पंचायत चुनाव को, और चौथा विषय है जो है वो आदमपुर चुनाव को लेकर। तो कई प्रकार के संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों के ऊपर आज प्रदेश नेतृत्व ने चर्चा की है। तो उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि हम जो चुनाव होगा वो जिला इकाइयां ही तय करेंगी अपने अपने जिले में किस किस पर कहां कैसे होगा। तो वो जब जैसे क्लियर होगा चुनाव और जिस जिलों में होगा तो वो बात हो जाएगी। रहा आदमपुर उपचुनाव, तो उसकी तैयारी हम तो पिछले 6 दिन से कर ही रहे हैं। हमने तो अपने प्रभारी, सह प्रभारी, संगठनात्मक ड्यूटियां हम लगा चुके हैं पहले। और ज्योति जी, अपने हरियाणा में एक कहावत होती है, पहले मारे सो जीते। जो पहले आगे बढ़ेगा वो आगे निकलेगा। हम विपक्षी जो हमारे साथी इनेलो के या कांग्रेस के लोग हैं, वो जब तक तैयारी की लाइन में आएंगे तब तक तो हम चुनाव को बहुत आगे तक बढ़ा पाएंगे। वैसे भी इन बाकी संगठनों से हमारा संगठन बेहतर रूप से नीचे स्तर का, बूथ के लेवल तक का संगठन हमारे पास है और वो निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। हरियाणा का यदि पिछले 2 साल का आप कार्यकाल देखेंगे तो जितने बूथ के ऊपर, मंडल के ऊपर, विधानसभा पर, जिले लेवल पर जितने कार्यक्रम हमने किए, इतने कार्यक्रम की कल्पना बहुत पुरानी पार्टी होने के बाद कांग्रेस भी हिम्मत नहीं कर पाएगी। अच्छा। तो हम एक राजनीतिक माहौल को, और अच्छी बात यह है कि हमें फॉलो करने लगे हैं राजनीतिक दल, और अच्छा है। इस देश को केंद्र मानकर जब देश की राजनीति होगी तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये सब समाप्त हो जाएगा। और उसी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी नेता भी लगे हुए हैं। केवल ढींगरा जी, सुना आपने शास्त्री जी को। सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो पहले शुरुआत करता है, पहले तैयारी करता है, वो चुनाव में उतना ही आगे या फिर जीत के उतना ही करीब होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब तक की अगर बात करें, क्या तैयारियों में बीजेपी के मुकाबले पिछड़ रही है? पंचायत चुनाव को लेकर भी, आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी। ज्योति जी, तैयारियां तो इन्होंने आफ्टर इलेक्शन के बाद 2 बार करी थी।
जब उपचुनाव हुए थे, लेकिन वो तैयारियों में फेल साबित हुए थे। बड़ौदा में भी हार गए थे और एलनाबाद में भी हार गए थे। तो तैयारियां तो ये करते रहते हैं, लेकिन तैयारियां ऐसी है कि गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा बीजेपी को, इसलिए क्योंकि किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए रखा और उनको पानी की बौछारें मारी, उनको उनके आगे कीलें लगाई, उनको उनके साथ बर्बरता की सरकार ने। तो ये जो सरकार है उसमें करीबन 750 किसान शहादत दे गए, तो ये वो सरकार है। उसके बाद ये कितनी तैयारियां कर रहे हैं, वो तो लोग जब गांव के बाहर एक बोर्ड ही लगा देते हैं कि बीजेपी का घुसना इस गांव में मना है, तो कई गांवों के तो मैं खुद देखा है बोर्ड लगे हुए। तो जब यही लगे होते हैं बोर्ड, तो कौन सी तैयारी है तो कौन सा क्या है, वो तो समझ में आता है सारा। खोखली बातें हैं, खोखली कहानियां हैं, और जो हम भी ऐसी बड़ी कहानियां सुनते रहते थे जब छोटे थे, तब किताबों में ऐसी कहानियां छपा करती थी जिसका कोई मतलब तथ्य, कई बार ऐसे मनोरंजन की होती थी कहानियां, लेकिन उसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था और कुछ नहीं था। तो जहां तक एक चुनाव की बात है, एक उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, एक उपचुनाव INLD ने जीता, तो ये कह रहे हैं कि वो पीछे। तो इस बार गठबंधन की बारी तो नहीं है। देखिए, दोनों ही उपचुनाव की हम बात करें, बड़ौदा चूंकि हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है, ये पूरा हरियाणा जानता है, इसमें कोई दुराई है ही नहीं। एलनाबाद अभय चौटाला का गढ़ इससे पहले रहा है, खुद उन्होंने ही इस्तीफा दिया, खुद वो ही जीत गए थे। तो ये तो भजनलाल परिवार का किला है ना, क्या इसको भेद पाना इतना आसान होगा या पॉसिबल भी हो पाएगा, संभव हो पाएगा? ज्योति जी, ये कांग्रेस का किला है, भजनलाल जी का किला नहीं, कांग्रेस का किला है, और कांग्रेस का किला मजबूत है। और आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें से जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, ये हम जीते हुए निकलेंगे तो इनको समझ आएगा कि किला तो कांग्रेस का ही था और कांग्रेस के पास ही रहा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी धरपकड़ योजना के तहत गए हैं। 200 करोड़ का नोटिस दिया था, वो धरपकड़ योजना थी। लोग समझते हैं सारी बातों को, किस तरीके से बीजेपी अपनी योजनाएं चलाती है, किस तरह से ईडी के नोटिस इशू करती है, किस तरह से पूरे भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर फंदा डालने की कोशिश करी, लेकिन ये असफल रहे। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि वो जो ईडी के नोटिस पे कुलदीप बिश्नोई जी चले गए, लेकिन सारे कांग्रेस जन के अंदर ही है और ये किला नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, भजनलाल जी जो थे पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी बड़ी होती है, नेता उसके अंदर बड़ा होता है। चले गए थे 2007 में, इसके बाद तो 2016 में बिश्नोई आए हैं कांग्रेस पार्टी में वापस जी। उसके बाद तो 2 चुनाव हो चुके थे ना, 2009 के चुनाव की बात करें, 2014 के चुनाव की बात करें, हालांकि 2011 के बाद चौधरी भजनलाल नहीं रहे, ये भी पूरा हरियाणा जानता है, लेकिन बिश्नोई परिवार का, भजनलाल परिवार का गढ़ तो रहा, इसमें क्या दोहराएंगे? इसमें आएंगे आपके पास दूसरे प्रवक्ताओं को मैं चर्चा में जोड़ लूं। अभी इनेलो कहां खड़ी है उपचुनाव को लेकर भी? रेडू साहब, लगातार चूंकि कमजोर होती इनेलो को, उम्मीद लगती है कोई संजीवनी मिल पाएगी बाय इलेक्शन में या फिर पंचायत चुनाव में? नहीं ज्योति जी, देखिए ये तो ये आपने गलत कहा कि लगातार कमजोर होती रही, इनेलो लगातार मजबूत होती जा रही है। एक टाइम आया था जब पार्टी में विभाजन हुआ था, उस टाइम जरूर इनेलो कमजोर हुई थी, लेकिन उस दिन से लगातार मजबूती की ओर अग्रसर है। और जो जिसका विभाजन की बात कहाँ मजबूत हुई? जिन बाय इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बिल्कुल निकाय चुनाव भी ठीक है, आप अपने ही मुकाबले बेहतर होने का दावा करें, वो अलग बात है। और उपचुनाव इलाहाबाद में हुआ, आपके ही नेता ने इस्तीफा दिया, आपके नेता ही मैदान में थे, पिछली बार से कम मार्जिन से जीते, तो क्या ये दावा कि आपका की मजबूत हुई है इनेलो पार्टी? बिल्कुल मजबूत हुई है ज्योति जी। देखिए, आप जो इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, पहले अभय सिंह को 56,000 वोटों से जीत मिली थी और इस बार 66,000 वोट अभय सिंह को मिले, 10,000 वोट बढ़ करके मिले हैं। ये मजबूती का एक सबके सामने पक्का प्रमाण है। निकाय चुनाव में हमारी वोट जो है ना बढ़ करके आई है, लगभग 15% पर हम पहुंचे, जिसमें हमारे चेयरमैन भी बने हैं और पार्षद भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं हम काफी बढ़ोतरी के साथ चल रहे हैं और अभी और ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और इस जो उपचुनाव में है, जहां आदमपुर चुनाव की बात है, नहीं मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग खुद से ही मुकाबला करेंगे, दूसरे दलों के साथ मुख्य धारा में रेस में भी आएंगे? आप जिस भी प्रदर्शन की बात करते हैं, ठीक है, इलाहाबाद आप लोगों की सीट थी, आप लोगों ने जीता, दूसरे चुनाव में तो आप लोग पीछे से नंबर 1 हम कह सकते हैं।
नहीं, आप गलत कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है। पीछे से नंबर 1 वाली बात नहीं है। उस घटना को यदि आप भूल जाए तो दिन दुगनी रात चुगनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बढ़ोतरी की ओर जा रही है। और खास करके आदमपुर का जो चुनाव की बात आई हुई है आज मौके के ऊपर, आदमपुर में तो हमेशा जो है भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार का ही मुकाबला रहा है और किसी में मुकाबला नहीं हुआ। आप देखिए 2014 में सेकंड पोजीशन थी आदमपुर में, हमारे कुलवीर बेनीवाल जी ने इलेक्शन लड़ा था, 39,500 वोट ली थी। हाँ 19 की तो हम मानते हैं बार बार। और आज भी वहां पर जो मुकाबले में है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वर्सेस ऑल पार्टी, आप देखना यहाँ के बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छा। आज जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौटाला के अभय सिंह जी का एक मतलब विजन है, उन्होंने 5 आदमियों की कमेटी बना करके जो सीनियर नेता हैं वो वहां से पार्टी के कार्यकर्ताओं में से ही, पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के द्वारा ही एक कैंडिडेट का चुनाव करेंगे और जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए तन मन धन से हम मेहनत करेंगे और उसको जीत प्राप्त करवाएंगे। क्योंकि ये तो आपने बड़ी बात कह दी कि जैसे आप कहते हैं एक तरफ इनेलो पार्टी और दूसरी तरफ सभी दल एक साथ, बड़ी नहीं सच्ची बात कह दी ज्योति। आप अभी बने रहिए चूंकि मैंने सच्ची बात कही है। आप उसका मैं तर्क देता हूँ। कोई बात नहीं सर, 6 नवंबर दूर नहीं है। चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे। हाँ, उस दिन भी पैनल रहेगा, उस दिन भी चर्चा होगी, चिंता मत कीजिए। हाँ, आप एक बात देखिए आप एक बात समझिए मेरी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा, कौन सा इन्होंने बड़ा बलिदान किया है, कौन से बड़े शहीद हुए हैं, ये क्यों दिया इन्होंने, क्यों आदमपुर की जनता को, हरियाणा प्रदेश को चुनाव में धकेलने का काम किया, क्या इस पॉइंट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। रो रहे हैं आज कि भाई जेजेपी प्रवक्ता भाटी साहब हमारे साथ हैं। जो है इलेक्शन का दबाव क्यों डाला जा रहा है? भाटी जी, आपकी पार्टी को लेकर सभी दलों का कुछ न कुछ क्लियर है। आपकी पार्टी का अभी कम से कम मेरी समझ में तो नहीं है कि पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों का क्या कुछ डिसाइड हो पाया है अभी, या जो कि मैं हर बार कहती हूं अभी इंतजार है कि बीजेपी क्या डिसाइड करेगी, और क्या आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहीं कोई संभावना कि जेजेपी का उम्मीदवार को या फिर जो बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी आप लोग प्रचार करते नजर आएंगे उम्मीदवार के लिए? मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ साथी जी। सबसे पहली बात जो आपने की पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव का हमारा फैसला बहुत पहले ही हो चुका था हमारी मीटिंग के अंदर कि ये भाईचारे का चुनाव है, इसको हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। ये हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं इस बात को। और जो दूसरी बात किसने क्लियर किया सर? ये हमारी जो पार्टी की जो बैठक हुई थी, पार्टी के बैठक में पीछे आप जो बबली जी का भी बयान सुनेंगे और दुष्यंत जी का भी बयान सुनेंगे, उस बयान में उन्होंने क्लियर कहा है कि नहीं अभी तक तो ठीक है, आपने जो कहा उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी तक तो हम तो रोजाना दिन में 4 डिबेट करते हैं, अलग अलग प्रवक्ता आपकी पार्टी के आते हैं, सारे प्रवक्ता तो अब तक कहते रहे तैयारी जारी है, डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो किस बात की तैयारी है? नहीं लड़ने की तैयारी है क्या? जो पंचायत के जो इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन भाईचारे के इलेक्शन है और उसमें हम जो है उसका सिंबल पर नहीं लड़ रहे। लेकिन जो जिला परिषद के जो इलेक्शन है जी, जिला परिषद के इलेक्शन हम लोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं उसके अंदर, और जो भी डिसीजन दोनों पार्टियों का बैठकर होगा, सिंबल पर होगा तो सिंबल पर लड़ेंगे। तो जिला परिषद वाला भी पंचायत में आएगा। आप ये बताएंगे ये किसने कहा कि मिलकर लड़ेंगे? पंचायत के इलेक्शन में दोनों अलग अलग है। नहीं, पंचायत में ओवरऑल हम बात करें, सरपंच, पंच सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। आप ये कह रहे हैं कि पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो तो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, ठीक है। परिषद का चुनाव आप लोग गठबंधन में लड़ेंगे, क्या कोई ऐसी घोषणा हुई है? क्या ऐसी कोई घोषणा हुई है? में हम लोग लड़ेंगे गठबंधन में, जो भी डिसीजन होगा, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, दोनों नेतृत्व मिलकर उसको जो है ना चुनाव चिन्ह में डिसाइड करेंगे कौन कौन सी सीटें किसको लड़नी है, कहां से लड़नी है, ये डिसीजन दोनों मिलकर लेंगे। और बात करते हैं अब आदमपुर चुनाव की। आदमपुर चुनाव की अगर बात करें तो रेणु जी ने एक बात कही कि ये जो सीट है हमेशा ये यहाँ पर देवीलाल परिवार का और भजनलाल परिवार का टकराव रहा है, लेकिन पहली बार ऐसे हो रहा है कि भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी जो देवीलाल जी के जो आगे वंशावली में है, जननायक जनता पार्टी है, जो देवीलाल जी के ही पद चिन्हों पर इस पार्टी को आगे चलाया जा रहा है और आगे चल रही है, ये परिवार और साथ में भजनलाल जी का जो परिवार है
अब क्योंकि वो बीजेपी में आ चुका है और बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन है, तो इसलिए भजनलाल का परिवार और देवीलाल जी का परिवार मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। और मैं आपके नेशनल चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं कोई भी पार्टी टकराव में नहीं है, कोई भी पार्टी। और 100% जो जीत जो है वो भाजपा की और जसपा की होगी। निर्णायक स्थिति में हम लोग हैं, हम जीत की स्थिति में हैं। बस देखना ये है कि जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी आएगी वो दूसरे नंबर की पार्टी के कितने वोट रहते हैं, मार्जिन का जो गैप है वो कितना रहेगा। सिर्फ मार्जिन के गैप के लिए ये लड़ाई हो रही है। जीत तो 100% बीजेपी और जेजेपी की है। चलिए, रणवीर शर्मा जी हमारे साथ हैं। रणवीर शर्मा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सभी प्रवक्ताओं को आपने ध्यान से सुना, सभी प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्योंकि दोनों ही अहम मुद्दे थे और दोनों मुद्दों को हमने साथ में उठाया। क्या पूरी तरह से चुनावी मौसम में है हरियाणा, इलेक्शन मोड में है, कैसे देखते हैं हरियाणा की राजनीति को? ज्योति मैम, मैंने सभी की बातें अपने दोस्तों की बहुत ध्यान से सुनी है और मैं एक एक करके इनका सबका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले है बीजेपी। बीजेपी की ठीक है, वो सरकार पार्टी है, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वोट है वो उनको कहीं न कहीं नुकसान दे रहा है। वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, क्योंकि 2 लाख लोग हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। नंबर 2 महंगाई का मामला हो, आसमान छू रही है, लोग उससे तंग हैं। नंबर 3 सुरक्षा, रोजाना कहीं न कहीं वारदातें हो रही हैं, उनसे तंग है। तो ये बीजेपी को अपने इस इलेक्शन में, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो और चाहे वो आदमपुर इलेक्शन हो, दोनों में जवाबदेही लोग तय करेंगे। दूसरा सवाल है कांग्रेस का। अब कांग्रेस की जो उठापटक है आपस में ग्रुपों की, ये 4-5 जो ग्रुप हैं वो सबको जग गए हैं, चाहे सुरजेवाला हो, किरण चौधरी का हो, चाहे शैलजा जी का हो, चाहे भूपेंद्र जी का, इन सारे ये लोग टिकट किस ग्रुप को मिलती है, जिस ग्रुप को भी टिकट मिलती है वो दूसरे ग्रुप कितनी मदद कर पाते हैं, ये इनका आपसी प्रस्ताव और जुड़ाव दोनों देखा जाएगा कि ये उस मामले को निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। रहा सवाल लोकदल का, लोकदल जो है ना, वो जब से इन्होंने रैली की है अपने ग्राफ को कुछ बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन क्योंकि अब ये मामला भजनलाल वर्सेस देवीलाल जैसे बता रहे हैं लोग, जेजेपी उधर आई हुई है, इनका जो पारिवारिक फुटाव है जेजेपी का और लोकदल का, वो एक दूसरे से कितना नुकसान और फायदा है वो लोग सामने देखेंगे और उस देखने के बाद फिर ये शायद तय करेंगे कि भी आगे हमने इलेक्शन में कैसे करना है। जो सबसे बड़ी बात लोकल इलेक्शन में आएगी, आदमपुर इलेक्शन की, मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिपेंड करेगा कि इनका जुड़ाव और फुटाव किस सिस्टम के ऊपर है और उसी पे लोग अपना वोट निर्धारित करेंगे कि देना किसको है। जो लोकल चुनाव है पंचायत का, उसमें लोगों के सामने, खासकर युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा आक्रोश है बेरोजगारी का। उनके फार्म भरा लिए जाते हैं करोड़ों रुपए के और वो रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आ गए तो इम्तिहान नहीं होते, इम्तिहान हो गए तो पेपर लीक होते हैं, फिर कोर्ट में चले जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं युवाओं की। वो इस बात का मतलब आक्रोश जो है ना, वो इन नेताओं को झेलना पड़ेगा और जा करके उनकी जवाबदेही करना, क्योंकि ये सभी पार्टियां राज में रह चुके हैं, चाहे वो लोकदल के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी वाले हैं। तो इन सबको वो आक्रोश जो है ना, जो लोग वहां पूछेंगे अपने वोट का देने से पहले काम मांगने की कोशिश करेंगे, उसके इन सब पार्टियों को तैयार रहने की जरूरत है। और जो लोकल इलेक्शन है पंचायत का, उसमें भी लोग अपने वोट का हिसाब लेंगे, क्योंकि वहां पे 2-3 चीजें बड़ी गड़बड़ हो रही हैं कि 2 साल से इलेक्शन ना होना, विकास का ठप होना, और नंबर 3 उनका इलेक्शन कॉल बैक होना, ये कोई नहीं बता रहा। अभी सब सरपंचों को, पंचों को पता है कि 1 साल के बाद उनको कोई भी 33% वोट डाल के कॉल बैक कर देगा। तो ये बहुत बड़ा, वो कह रहे हैं हमारे लिए कॉल बैक है तो एमएलए एमपी के लिए कॉल बैक क्यों नहीं है। ये एक जवाबदेही सभी दलों की बात आएगी कि हमारी बात को आप विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे हो। विस्तार से आपने सभी पहलुओं को लेकर बात की। शास्त्री जी, हेलो जी आएंगे आपके पास। आपने विस्तार से जवाब दिया और बताया कि क्या स्थिति है फिलहाल हरियाणा में पंचायत और आदमपुर चुनाव को लेकर। शास्त्री जी, कुलदीप बिश्नोई बार बार मीडिया में ये कहते नजर आते हैं कि मैं खुद या फिर आदमपुर की जनता ये चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, तो क्या कुलदीप बिश्नोई ही तय कर लेंगे या फिर बीजेपी को तय करना आगे कि उम्मीदवार कौन होगा? देखिए ज्योति जी,
किसी भी नेता का अपना मंतव्य, चाहे वो प्रेस में हो और चाहे पार्टी बैनर पर हो, वो बोलते हैं। और उसी क्रम में कुलदीप बिश्नोई जी ने भी अपनी इच्छा प्रेस में भी वही बात कही और मीटिंग में भी वही बात कही। निर्णय न कुलदीप बिश्नोई जी को करना है न भव्य को करना है, ये पार्टी हाईकमान का काम है। यहां से शॉर्ट लिस्टिंग जो है मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनका धनखड़ जी को अधिकृत किया है आज की बैठक में कि आप शॉर्टलिस्ट कीजिए और उसके फाइनल जो मोहर लगेगी वो केंद्रीय चुनाव की जो समिति है वो करेगी। इसलिए अपने विचार प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं, बाकी भी करते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का होगा और उसकी कसौटी जो होगी वो परिवार नहीं, वो चुनाव की जीत की कसौटी होगी। जो चुनाव के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को चुनाव में उतारने का अपना मन है बना रखा है, वो बनाएगी। क्या ये भजनलाल परिवार से बिश्नोई जी की बात करने में कोई समर्थन, क्या ये संभव है कि फिर भजनलाल परिवार से बाहर जाया जा सकता है, या फिर आप कह देंगे कि अच्छा प्रदर्शन तो ये लोग ही करते आएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब न बाहर का है न अंदर का है। मैंने जो पार्टी लाइन जो होती है, देखिए मीडिया के अंदर और राजनीति के अंदर भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई, ये कोई छोटे नाम नहीं है। हरियाणा की राजनीति को अनेक बार अनेक प्रकार से परिवर्तित और बदलाव का संकेत इन लोगों ने दिया है, इसलिए उस बारे में की बात करूंगा। लेकिन मैं क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की जो लाइन है, सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, कैसे बात होगी आगे, उसका मैं बता रहा हूं कि आज जो चुनाव समिति की बैठक थी उसमें कुलदीप बिश्नोई भी थे। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना मत रखा, बाकी पार्टी के लोगों ने भी रखा, और उसके बीच में तय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दो व्यक्ति उसके लिए अधिकृत कर दिए कि वो आप जिनके भी चुनाव लड़ना है, वो जो कोई भी चुनाव या उपचुनाव आता है होगी तो कांग्रेस की केंद्रीय समिति को जाएगी। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पैनल पर सवाल उठने लगते हैं। जिन बाय इलेक्शन से ही शुरुआत कर लें, कांटा निकालने की बात आई थी और जो कुछ हुआ सबने देखा। बड़ौदा में जिस तरह से टिकट किस खेमे के नेता या उम्मीदवार को मिलेगा, इसके लिए लगातार लॉबिंग चलती रही। फिर भूपेंद्र हुड्डा के करीबी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता है। इलाहाबाद में भी हमने ठीक ऐसा ही देखा। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, या चूंकि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चूंकि एक ही खेमे के हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या इतना आसान हो जाएगा इस बार की आराम से उम्मीदवार को उतार दिया जाए, उसमें कम से कम कोई गुटबाजी सामने ना आए? नहीं, देखिए गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी का नाम मीडिया दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हर आदमी को बात करने का अधिकार है, आप गला नहीं घोटते हैं। बीजेपी गला घोट देती है, जिसका भी घोटना है ना, वो टिकट देते वक्त किसी को जबरदस्ती उसका गला दबा देती है कि इसी को ही मिलेगी, बाकी सारे भाग जाओ, और अगर कोई बोला तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है कांग्रेस। तो पार्टी हाईकमान जो तय कर दे, पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करते उसके खिलाफ तो बोलना ही नहीं चाहिए ना। अनुशासन के साथ एकजुट होकर जिस समय तक टिकट वितरण के पहले की बात होती है, हर आदमी अपनी राजस्थान प्रकरण भूल गए, याददाश्त कमजोर है। ज्योति जी, फाइनल हो जाती है, उसके बाद कोई बात नहीं। भेगड़ा जी की याददाश्त कमजोर है। अभी ताजा जयपुर में जो घटना हुई उसको भूल गए ये लोग। जयपुर के लिए कितनी घटना है, क्या ही घटना है। अभी जो राज्य के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसके अंदर भी सारी चीजें दिख रही है। वो अगर राजस्थान ना भी जाए सर, तो उदयभान जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद आपसे बखूबी तो कोई जानता ही नहीं। पहले कोई लिस्ट आती है, उसके बाद वो वापस हो जाती है, उसके बाद संगठन के गठन को लेकर भी राहें इतनी आसान नहीं है। मेरा सवाल आपके लिए आसान था इसका जवाब देना। तो इस बार तो चूंकि उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा एक साथ ही माने जाते हैं, तो इस बार तो कोई मुश्किलें नहीं होंगी ना, या फिर दूसरे जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं टाइम खिंचाई कर सकते हैं उम्मीदवार को लेकर? ज्योति जी, ये बहुत अच्छा है किसी के ऊपर अशेक लगाना, बहुत अच्छा होता है। किसी के ऊपर भी उंगली करना बड़े एकदम आप जितने मर्जी प्यार से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो पूरे देश को, भारत को जोड़कर चलती है। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भारत को तोड़कर चलती है। ये दोनों का डिफरेंस है। और आपस में जो पार्टी के अंदर हर आदमी अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। एक आपको बड़ा किस्सा सुना देता हूँ, पुराना है किस्सा।
जिस समय नेहरू जी थे और एक लेडी ने उनका गला पकड़ लिया और उनका गला पकड़ के उन्होंने बोला कि ये वाला काम नहीं हुआ, तो आपने ये काम क्यों नहीं किया? आपकी जो पार्टी है उसके खिलाफ रुष्ट हो गई वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी पार्टी में एक चीज बढ़िया है कि आप मेरा गला पकड़ने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा है। अच्छा, आप अपनी अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप हमारा गला भी पकड़ सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम अच्छा है। ये तो लालू जी की पार्टी का उदाहरण हुआ। हमारा ढेंगड़ा जी तो लालू जी का उदाहरण हुआ, अपना उदाहरण दो ना। ये गला बंद कर देगा। ढेंगड़ा साहब ने तो सुना। अरे लालू जी आप पे कांग्रेस में कब हो गए? आप नहीं समझ पाएंगे, ये हम समझ पाते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। लालू जी कांग्रेस में जिन लोगों ने भारत के टुकड़े किए हैं, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े करने के बाद 34 करोड़ कांग्रेस थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस देश के ऊपर विभाजन का हस्ताक्षर करने वाले लोग थे वो। ढेंगड़ा जी जरा बोल दीजिए, किन लोगों के हाथों से इस देश का विभाजन हुआ? किन के हाथों में लाखों लोगों के खून की जो धब्बे लगे हैं वो कौन लोग थे? जरा बोलिए आप। उस समय तो न तो आरएसएस था और न भारतीय जनता पार्टी थी। देश का विभाजन स्वीकार किसने किया था? देश का विभाजन स्वीकार किसने किया था? ढेंगड़ा जी याददाश्त है तो जरा नाम बोलिए उन लोगों का। उस समय कांग्रेस के जो बड़े माई बाप थे वो कांग्रेस की सत्ता संभालते थे। सत्ता का हस्तांतरण करने वाले कांग्रेस के बड़े नेता महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनके हाथों से इस देश का विभाजन हुआ, लाखों लोगों की कत्लेआम इस देश में देखा। तो कांग्रेस का वो चेहरा लोगों ने देखा था। शास्त्री जी आप कहाँ चले गए? आदमपुर पर रहिए ना, हरियाणा में रहिए, हरियाणा में। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप तो पार्टी की बाजी से कहाँ चले गए? ज्योति जी, मैं हिम्मत मानता हूँ ढेंगड़ा जी का। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए भाटी जी, आप बोलिए। हाँ ज्योति जी, मैं ढेंगड़ा जी की हिम्मत मानता हूँ कि जैसे शोले पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन था, अपने दोस्त की लाख कमियां थी उसकी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया हर उस कवि को। तो हिम्मत है ढेंगड़ा जी की, लाख कमी होने के बाद भी पार्टी की और नेशनल चैनल से खबर कर रहे हैं। ये एक सम्मान की बात है ढेंगड़ा जी के लिए। ये इतने खेल रहे के अंदर इनको खुद नहीं पता है। पार्टी सेकुलर है, देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ और कांग्रेस उस समय भी थी, कांग्रेस आज भी है, कांग्रेस से पहले भी थी। अभी मैं नहीं सुन पा रही हूँ, उधर से क्या सुनेंगे? रुकिए केवल ढेंगड़ा जी। भाटी साहब आप सवाल का जवाब दीजिएगा। केवल ढेंगड़ा जी आप रुकिए, अभी धैर्य से सुनिएगा, आप सुनिएगा, आपको बड़े विस्तार से हमने सुना है, आप सुनिएगा अभी। भाटी साहब नहीं, आप कह चुके हैं, आप कह नहीं रहे थे, आप कह चुके हैं, आप सुनिए अभी। भाटी साहब कमाल करते हैं आप, कहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले गए, आप नेहरू काल तक चले गए, आपने पूरी स्टोरी कांग्रेस की सुना दी। आप आदमपुर से निकलकर पूरे देश का भ्रमण कर आ गए हैं, उसके बाद आप कहते मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो सर बाकी अपने दोस्तों का भी ध्यान रखिए ना, दूसरे प्रवक्ता आपने तो पूरी, तो वो तो आप दीजिए ना जवाब, आप जवाब दीजिए उसका। आप उसका जवाब बाद में देंगे, आपकी टर्न रहेगी, तब तक आप दूसरी कहानियां सुनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। ये कन्याकुमारी पहुंच गए, ये आदमपुर से निकल गए, क्योंकि आदमपुर के पास इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास अभी तक कैंडिडेट तैयार नहीं है। बाकी बात तो बहुत बात की बात है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनके कैंडिडेट तैयार नहीं है भाटी साहब, लेकिन जब से चुनाव हुआ कि आप लोग गठबंधन में आए हैं, बड़ौदा में क्या हुआ? आपका उम्मीदवार नहीं था, इलाहाबाद में भी नहीं था। इलाहाबाद तो जबकि सिरसा में आता है, वहां भी आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने क्या, अब यहाँ भी आप कहते हैं कि पहले तो देवीलाल परिवार और भजनलाल परिवार के बीच मुकाबला होता था, अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आपने कह दिया। तो जेजेपी के पास कौन सा, आप कांग्रेस को लेकर तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार, इनको देवीलाल से क्या लेना देना, ये तो बीजेपी के पिट्ठू है। देखिए बिल्कुल देखिए, आप ढेंगड़ा जी की जो भाषा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गठबंधन को इनको बंद करो, क्या बोलते हैं, क्योंकि आज तक इनके साथ यही रहा है।
इन्होंने जितने भी इनके साथ गठबंधन रहा, जिनके पार्टियों पिट्ठू समझा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो हमारा जो गठजोड़ है वो बड़े भाई और छोटे भाई का गठजोड़ है। हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं और छोटे भाई को कुछ मिलेगा या नहीं है। और आपको बता दें, हम जो है पूरी तरीके केवल ढींगरा जी सर आप एंकरिंग कर लीजिए। हरियाणा के अंदर अगर सबसे केवल ढींगरा जी डिबेट आप कर लीजिए सर, मैं सुन लूंगी। जी है नहीं सर, थोड़ा देखिए, थोड़ा तरीके से प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अब भाटी मैंने सभी को रोका, आप जितना बोले आपको सुना। अब आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे केवल ढींगरा जी। आप अपनी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आप नहीं चाहते क्या विषय पर चर्चा हो? आपके दूसरे जो साथी प्रवक्ता आए हैं दूसरे दलों से, उनको नहीं सुनना चाहते? अब ये सवाल तो पूछ लिया कि जेजेपी का उम्मीदवार तो नहीं है। आप पर जो काउंटर किया उसी के बदले में मैंने सवाल पूछा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, तो जेजेपी के पास कौन सा और कहाँ उम्मीदवार था? नहीं, देखिए मैं जवाब दूं। अब चर्चा के लिए आपकी जीत का तो इंतजार नहीं करते रहेंगे ना सर? आज डिबेट बुलाई तो डिबेट कर लेते हैं। अब आप प्लीज ध्यान से सुनेगा, आप धैर्य से सुनेगा। केवल ढींगरा जी आप धैर्य के साथ सुनेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। इनको भी जिस समय मैं बोल रहा हूँ। ज्योति जी, आपने एक बात रखी कि भाई क्या जेजेपी के पास में उम्मीदवार नहीं है? जेजेपी के पास में उम्मीदवार है और हमारी भी तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारा गठबंधन का जो धर्म है हम उस गठबंधन के धर्म के साथ चल रहे हैं। और गठबंधन के धर्म के हिसाब से जो बीजेपी है और जो जेजेपी है वो बड़े भाई और छोटे भाई के नाते से काम कर रही है, ना कि हम लोग किसी के पिछलग्गू हैं। हमारी तैयारी सब जगह है, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है, हमारा कार्यकर्ता पूरा कमर कस चुका है। लेकिन जो आदेश हमारे बड़े भाई बीजेपी का होगा वही आदेश हमारा मान्य होगा। ये डिसीजन हमारा जो है, हमारे सर जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों ने डिसाइड कर चुका है। अजय चौटाला जी ने ये अपने वक्तव्य में बोल दिया है कि जो भी जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी का जो कैंडिडेट उतर के आएगा, पूरी तरीके से हर एक कार्यकर्ता जो जेजेपी का है तो उम्मीदवार तो बीजेपी का ही होगा ना। मैं यकीन दिलाता हूँ जेजेपी आप लोग गठबंधन के धर्म के तहत कैंपेनिंग करेंगे, है ना? बीजेपी आप लोग गठबंधन के धर्म के तहत कैंपेनिंग करेंगे, उम्मीदवार बीजेपी का होगा। करेंगे और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लड़ाई जीत की नहीं है, यहाँ लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। हम ये सब देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, क्या वो अपनी जमानत भी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा? जीत की तो बात ही नहीं, जीत तो 100% हमारी है। जीत के तो मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ आपके नेशनल चैनल पे। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग बैठे डिबेट में, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसकी जमानत भी न बच पाए। आपकी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं जेजेपी प्रवक्ता। इनेलो से तो कोई मुकाबला भी नहीं, जो जीत का अंतर देखना है, जमानत बचाने की चुनौती है वो भी कांग्रेस को। और पिछले जवाब में इन्होंने कहा कि इस बार भजनलाल परिवार और देवीलाल परिवार मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा भी आप कह सकते हैं, चूंकि ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है इनेलो पार्टी है, लेकिन इनका दावा यह है कि देवीलाल परिवार पूरी तरह से मिलकर इस बार भजनलाल परिवार के साथ लड़ेगा। हाँ ज्योति जी, थोड़ा टाइम देना मेरे को, मैंने पहले कम टाइम मिला था। जहां तक ये देवीलाल परिवार की बात करते हैं ज्योति जी, जब ये 2017 में पार्टी अलग हुई थी, इन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई और जननायक जनता पार्टी के बैनर के नीचे, उसके झंडे के नीचे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तब लोगों ने मान लिया था कि भाई ताऊ देवीलाल का पड़पोता है और ये जो है ना चौटाला परिवार से है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने ये हालात देखे और ये जिस पार्टी को जमुना पार भेजने की बात किया करते थे, उसी की गोद में बैठ करके हरियाणा प्रदेश में सत्ता का आनंद लेने का इन्होंने काम किया। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि देवीलाल पार्टी के चौटाला परिवार से, उसी से जुड़े हुए, ठीक है चौटाला परिवार का खानदान है ये मान लिया, लेकिन जो ताऊ देवीलाल की नीतियां थी, जो ताऊ देवीलाल ने ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नाम का पौधा खड़ा किया था और जिनका सुपुत्र बेटा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस पार्टी को चलाए हुए हैं और आगे उनके पोते ने जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी तो बीजेपी के साथ रहे हैं ना सत्ता में सहयोगी। ये तो कहते हैं कि ये तो चला आया के ये रिश्ता, ये दशकों से चला आया के, दशकों से गठबंधन होता आया के, बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ये तो स्वाभाविक गठबंधन बताया गया है। भाई बीच में आप बीच में मत बोलो भाई, शास्त्री जी बीच में मत बोलो आप। देखो मैं बिल्कुल बैठ करके सुनिए बात। आप एक मिनट भाई, आप बीच में मत बोलो। ज्योति जी इनको चुप करवाइए आप। मैं बिल्कुल नहीं बोलता किसी के बीच में।
मैं बिल्कुल आपने तो देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया। अरे भाई जब पीपली में किसानों के लट लग रहे हैं आप आतंकवादी कहने का बात करते हो, और जब किसानों को उग्रवादी कहने की बात करते हो, आप कैसे आप मान रहे हो चौटाला साहब की नीतियों के साथ लेकर के चल रहे आप? देवीलाल ने दिलवाया, देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम का पौधा खड़ा किया था, और उस वृक्ष को इस प्रकार से चला रहे हैं, चौधरी प्रकाश चला रहे हैं, वो वट वृक्ष है, और उसी वट वृक्ष से। और अरे भाई तू चुप हो जाए भाटी साहब, चुप हो जाओ आप, क्यों आप डिबेट को खराब कर रहे हो? हरियाणा प्रदेश सुन रहा है मेरी बातें प्रदेश निवासियों तक जाने दीजिए। आप क्यों डिबेट को डिस्टर्ब करते हो? आप डिबेट तो करवाना नहीं चाहते, आपका कहीं नामो निशान नहीं है, आप पिछले को उंगली पकड़ करके चल रहे हो और दूसरों को बोलने भी नहीं देते हो। ये कौन सी आदत है? आप मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में बोला, एक शब्द नहीं बोला तो बताओ आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? जनता जानती है, तुम जनता जान चुकी है किस प्रकार से आपने आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आपने गिरवी रखने का काम किया है। देवीलाल की नीतियों को चलाने वाले थे तो आपको किसानों के साथ क्या होना चाहिए? उमेश भाटी जी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप सुनेंगे, अभी आपको सुना था सभी ने, आप सुनेंगे। रेड्डी साहब ने सभी को सुना था, विजेंद्र जी ने सबको सुना था। आपको वक्त दिया जाएगा, इस बात का जवाब दे दीजिएगा। अभी आप शांति और धैर्य के साथ सुनेंगे। रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। ज्योति जी, हाँ देखिए, डिबेट की मर्यादा नहीं रखते ये लोग। डिबेट में हम बैठते हैं अपने अपने पार्टियों का पक्ष रखने के लिए, और ये इस तरह से बीच बीच में बोल करके जिस प्रकार से लोग प्रदेश के लोगों का समय बर्बाद करते हैं, मेरे ख्याल से लोग ये समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के ये लोग प्रवक्ता है और किस प्रकार से ये जो डिबेट को डीरेल कर रहे हैं। आज एलनाबाद में कहीं पूछ नहीं हुई जेजेपी की, बड़ौदा में कहीं पूछ नहीं हुई, और आज ये कह रहे कि हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। आप निभाइए, आपका फर्ज, आपको जो अच्छा लगता है आप ही कीजिए, हम कोई एतराज नहीं करते। 2024 में भी गठबंधन का धर्म निभाएंगे आप, 2024 में भी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए ना रखते हैं आपको कहीं, लेकिन उसकी भी तैयारी रख करके रखना। और आप बार बार ये कह रहे हो, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि समय बताएगा, पंचायत समिति फैसला करेगी, हमारी इलेक्शन समिति फैसला करेगी, गठबंधन में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आप बार बार कहते हो हाँ हम गठबंधन में लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे। यार इतना क्यों धिक्कार खा रहे हो आप लोग? क्या जरूरत पड़ी है आपको? भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार आपका कहीं जिक्र तक नहीं करते, बार बार कहते हैं मेरा भी सवाल भी है। आदमपुर पे क्या है? रणवीर शर्मा जी कहते हो, रणवीर शर्मा जी, रणवीर शर्मा जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, इतनी क्या परेशानी है? रणवीर शर्मा जी, और वो आपको धकेलना चाहते हैं। ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी ना सर, नहीं ये चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी। कितना जो भाटी साहब आप लगातार बोल रहे हैं, आपकी हार ही रेड्डी साहब आप रुक जाइए, आप रुकिए अभी। अरे सर सुनिए तो अभी सुनिए कम से कम दावा तो कर लेते। नीचे से बंद कर दीजिए। रणवीर शर्मा जी, आप दोनों ही चुनाव में जेजेपी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी तो ये कह रही है हमारे जिला इकाइयां डिसाइड करेंगी कहां जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। जेजेपी प्रवक्ता यहाँ पैनल पर बैठकर कहते हैं कि गठबंधन में लड़ेंगे, तो क्या इनके जिला इकाइयां ये तय करेंगे कि गठबंधन में लड़ा जाए या फिर नहीं? क्योंकि इसको लेकर तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। और आदमपुर उपचुनाव में जेजेपी को आप कैसे देखते हैं, क्या भूमिका आप मानते हैं? क्योंकि उम्मीदवार तो अब तक के दोनों उपचुनाव में भी जेजेपी के नहीं रहे। अब भाटी जी को थोड़ा सा शांत रखना, भाटी जी थोड़ी सी सच्चाई सुन लेना मेरे भाई, हम अपने बहुत अच्छे दोस्त है सारे ये लोग। देखिए जेजेपी का और बीजेपी का जो गठबंधन है, इनके एक छोटी सी गांठ मेरे ख्याल गुरुग्राम से शुरू हो चुकी है। जो इनके वर्दी थे उन्होंने 50 अपने नेताओं के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। एक तो ये आपस में बीजेपी वाले उधर ज्वाइन करें, इनके लोग उधर ज्वाइन करें, तो कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक छोटा मोटा रोष है जिसे इन्हें दूर करना चाहिए। नंबर 2, जो आदमपुर का इलेक्शन है, आदमपुर में इलेक्शन के अंदर अब ये देखने वाली बात है कि जेजेपी कितना अपना वर्चस्व यहाँ वहां दिखा पाएगी। अभी मुझे शक है इस बात के ऊपर कि बीजेपी, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी दोनों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, लोगों की समस्याओं का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। विशेष तौर से बेरोजगारी का लोग जरूर पूछेंगे, विशेष तौर से महंगाई का, इतनी जबरदस्त महंगाई लोगों उससे जरूर पूछेंगे। अब छोटी छोटी बात है, जैसे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, वो भी सवाल वहां खड़े होंगे।
बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, किसी भी गलतफहमी की वजह से रुकी, लेकिन रुकी हुई है उनकी, वो सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब जो है जेजेपी और बेरेज आपस में इनकी फूट और प्लस इनकी जो समस्याएं अभी हल नहीं कर पा रही। अब सुरक्षा की समस्या है, वहां आदमपुर और हिसार में कितनी वारदातें हो चुकी हैं, और उधर पानी का बहुत बुरा हाल है, अभी तक खेतों की मपाई नहीं हुई है, इतनी बारिश हुई है, वहां सारी कपास की फसल खराब है हिसार के फतेहाबाद एरिया के अंदर। वो सारे लोग सवाल पूछेंगे, तो इन पार्टियों को अपनी जो समस्याएं इन्होंने दी हैं या हुई हैं उनका हल इन्हें वहां बताना पड़ेगा। लोग इसका हिसाब जरूर लेंगे और इसी पर डिपेंड करेगा लोग किसको वोट देंगे। अभी लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है कि किस पार्टी को वोट देना है, लोग अपने अपने तीर तुक्के छोड़ते रहे। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आज का वोटर जो है ना बहुत समझदार है। वो चाहे भजनलाल के लड़के कुलदीप बिश्नोई जो भी कुछ कहें, लेकिन लोग उनके भी बहुत खिलाफ हैं, भी तेरे को इतने साल हो गए हम वोट दे रहे हैं, आगे वोट देकर कहा पे हमें क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जेजेपी और बीजेपी सरकार की, इन पे इन्हें ध्यान देना पड़ेगा और जो कांग्रेस का आपसी फुटाव है उसको रोकना पड़ेगा, और लोकदल और बीजेपी का जो 36 का आंकड़ा है उसको रोकना पड़ेगा। तब लोग डिसाइड करेंगे किसको हमने वोट देना है। जी शास्त्री जी, वंशवाद के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बातें करती है, लेकिन एक बड़े राजनीतिक घराने की चूंकि एंट्री बीजेपी में हो गई है, और अगर उसी के युवराज भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो भव्य बिश्नोई को लेकर लगातार कुलदीप बिश्नोई बात कर रहे हैं कि जनता ये चाहती है कि वो इलेक्शन लड़ें, तो क्या ये वंशवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा बीजेपी की ओर से? बिल्कुल सही है। देखिए ज्योति जी, इसको वंशवाद नहीं कहेंगे। वंशवाद हम उसको मानेंगे, परिवारवाद उसको मानेंगे जो हमारी ही पार्टी की छत के नीचे डेवलप हुई है। कुलदीप बिश्नोई की जो स्थिति आज पॉलिटिकल से है, वो उनके पिता भजनलाल जी के कांड से अपनी एक स्तर पर लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज वो ज्वाइन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जब चुनाव चलेगा तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को पसंद करती है कि नहीं करती। दूसरी बात, परिवारवाद क्या है कि बेटा भी चुनाव लड़े, बाप भी चुनाव लड़े, योग्य है तो लड़े, अयोग्य है तो भी लड़े, जरूरी है तो भी लड़े। मैंने खुद उनसे बात की, हमारे संवाददाताओं ने भी उनसे बात की। जाहिर करना, देखिए ज्योति जी, वो तो अभी से बता रहे हैं अपनी प्लानिंग की, भव्य यहाँ से चुनाव लड़े और मैं केंद्र की राजनीति करूं, यानी लोकसभा का टिकट उन्हें मिल जाए। कोई भी तो अब वो बीजेपी में आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई कमिटमेंट नहीं हुई होगी। बोलिए शास्त्री जी। कुलदीप बिश्नोई जी जितने बड़े परिवार के राजनीतिक रूप से हैसियत है, आपकी याददाश्त के लिए हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के कितने इस कद के लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर चुके। हरियाणा की बात करो, देश भर की बात करूं तो कितने लोग आ चुके, उसकी काउंटिंग नहीं है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो उसको रोका पार्टी के लिए निर्णय यदि मैं करूं। चलिए, आवाज में थोड़ी दिक्कत है, अभी आएंगे, आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आएंगे केवल डिंगरा जी। इच्छा को मैं उसको शिरोधार्य केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अंतिम कमेंट केवल 12 एमएलए जो है, मेरी बात सुन रहे हैं ज्योति जी? मेरी आवाज जी डिंगरा साहब बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 12 एक्स-एमएलए बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के भी एक्स-एमपी भी जो थे, राजकुमार वाल्मीकि जी, वो भी उधर गए थे आम आदमी पार्टी में, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। और जहां तक बात है, यहाँ 3 पार्टियां मेरे अलावा और बैठी है, और हमारी कांग्रेस पार्टी है, तीनों की तीनों कॉम्युनल पार्टियां हैं, हम सेकुलर पार्टी है। और ये सारे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी जो कॉम्युनल लोग हैं, वो लोग, उनकी सोचने की दूरी अलग है और हमारी सोचने की दूरी अलग है। हम लोगों को जोड़ते हैं, ये लोगों को तोड़ते हैं। इनका तोड़ने के साथ वोट लेने का काम है, हमारा जोड़ने के साथ है। आपने जाट रक्षण देखा होगा हरियाणा के अंदर, वो तोड़ने का काम था, हमारा जोड़ने का काम है। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि हमने सीट जीत ली, आप देख लीजिए। बिल्कुल देखिए, पास ही तारीख, तो ठीक 1 महीना बाकी है आज की तारीख के हिसाब से बात करें तो। जल्दी रेडू साहब, अंतिम कमेंट।
हाँ ज्योति जी, मैं सत्यवान शास्त्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ये कुलदीप बिश्नोई के परिवार को, भजनलाल के परिवार को छोड़ करके किसी अन्य अपने पुराने साथी को टिकट दें तो इनकी जमानत जब्त होगी आदमपुर चुनाव में। ये इन्हीं के सारे वहां पर अपनी नैया पार लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आपके पूछने से नहीं देंगे हम, लेकिन इसी हमारी पार्टी का विवेक, नेता, नीति है हमारे पास, उस सिस्टम से देंगे। आपके कहने से या आज भी दूसरे के कहने से 1968 से लेकर के नहीं, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा कि आप बदले। 1968 से लेकर के आज तक आपकी कितनी बातों को मैंने बोला नहीं, ये ज्योति जी समय नहीं देंगे तो लेकिन आज भी आधे एरिया में, अभी टाइम बहुत कम है, आधे एरिया में देखिए अभी वाइंड अप के लिए मुझे कमांड मिल रही है, आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। उमेश भाटी जी, अंतिम कमेंट आपका। भाटी साहब। ज्योति जी, लोगों को जोड़ते जोड़ते कांग्रेस पार्टी कब टूट गई खुद ढींगरा जी को नहीं पता है। आज हालत यह है कांग्रेस की कि ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, सिर्फ हरियाणा प्रदेश के नहीं, अंदर पूरे देश के अंदर टूट चुकी है। तो ये बात जोड़ने की या तोड़ने की ना करें, लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ और हरियाणा के जो हमारे जितने भी सुन रहे हैं हमारे बात, उनको एश्योरेंस देता हूँ कि आदमपुर सीट जो है 100% बीजेपी और जेजेपी जीतने वाली है। और 6 तारीख को जब हम डिबेट में दोबारा बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े मार्जिन से आदमपुर सीट जो है बीजेपी और जेजेपी के खाते में जाएगी। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा आज का देखिए रहा है, क्योंकि हमने बात की है चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर हमने बात की है। कल जहां तक है तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों का स्टैंड क्या है, पंचायत चुनाव कितने अहम होने वाले हैं और आदमपुर उपचुनाव में क्या अब तक का इतिहास कायम रहता है या फिर कोई बड़ा उलटफेर होता है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।